Hi everybody, I'm Yashovardhan and today is 4th of June 2025 और आज का जो टॉपिक है वो कुछ कुछ हम लेकर के चल रहे हैं कि अगर किन्हीं बॉडीज के बीच में किन्हीं नेशंस के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो हम उसे कैसे रिजॉल्व करते हैं। तरीके दो हैं, या तो आप टेबल पे बैठ के टॉक कीजिए या फिर आप एक दूसरे के ऊपर युद्ध कीजिए, वॉर कीजिए। ठीक है, मिसाइल्स ड्रॉप कीजिए, ड्रोन्स कीजिए, आप इस्तेमाल वो सब कुछ कीजिए। वर्तमान में जो पूरे दुनिया का अगर हम कैनवास में देखें, परिदृश्य जो देखते हैं तो वहां पर हमें दिखती है चीजें। यूक्रेन और रशिया के बीच में लगातार चल रहा है लंबा एक युद्ध, जिसे 2 साल लगभग लगभग हो गए हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने भी अभी कुछ समय पहले पिछले महीने देखे तो 4 दिन का पाकिस्तान के साथ एक युद्ध लड़ लिया है। क्लियर है। लेकिन सवाल यहाँ पे कुछ और हैं, और सवाल कुछ ऐसे हैं कि लगातार हम देखते हैं देशों के मध्य होते रहते हैं डिस्प्यूट, बॉर्डर्स को लेकर के या इंडस रिवर के वाटर को लेकर के। बॉर्डर्स डिस्प्यूट हो गए, सीमाओं को लेकर के, या अंतरदेशीय नदियां कोई हैं। ठीक है, कोई ऐसी नदी है जो 2 देशों है, 3 देशों, 4 देशों, 5 देशों में बहती है, उसके पानी के बंटवारे का कैसे निराकरण करें, कैसे समाधान करें, इसको लेकर डिस्प्यूट होते हैं। तो क्या, जैसे हमारे घर में हमारे झगड़े होते हैं तो हमारे माता पिता बैठाल के समझा देते हैं, देश में झगड़े होते हैं लोगों के तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लोग चले जाते हैं। क्या देशों के बीच में जब डिस्प्यूट होते हैं तो क्या कोई आर्बिट्रेशन के लिए, मीडिएशन के लिए क्या कोई बॉडी होती है? हम इस बात पे आज चर्चा करेंगे। तो हम चर्चा शुरू करेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से। ठीक है भाई, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, और इस चर्चा को हम लेके जाएंगे किस कहां तक, जो अभी हाल ही में 30 मई को चाइना ने एक नई बॉडी बना दी है, जो कि 84 नेशंस ने उस समिट में पार्टिसिपेशन किया और 33 नेशंस ने उस पर साइन भी कर दिया है। और अब प्रेशर डाला जा रहा है नेपाल के ऊपर कि नेपाल भी, जो एक नया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन बनाया है चाइना ने, वो उस पर नेपाल भी साइन कर दे। और फिर सवाल उठेंगे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर कि उसकी फॉरेन पॉलिसी किस तरह से चल रही है, कि अपने जितने भी वो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके साथ इंडिया के रिलेशंस कैसे चल रहे हैं। और ये जो खबरें हैं लगातार पिछले 4-5 दिन से, मैं बोल रहा हूँ आज 4 तारीख है तो 30 मई से लगातार ये चर्चा में है, राइट। और मैंने उन चीज़ों को अच्छे से समझा और फिर आज चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन चर्चा की शुरुआत मैं करूँगा जानबूझ करके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से। क्लियर है, जो कि 1945 में अगर हम देखते हैं बॉडी आती है, 46 से अपना काम करना शुरू करती है। तो स्टार्ट करें आज का, मैंने बताया हम कहाँ तक पहुँचेंगे। तो चलिए, अगर ये देखा जाए तो जहां से क्वेश्चंस बनते हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, उसी तरीके के नोट्स मिलेंगे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूएनओ की एक एजेंसी है। क्लियर है। और ये अगर हम देखें तो इसको वर्ल्ड का कोर्ट भी कहा जाता है। 1945 में इसकी एस्टेब्लिश होता है, स्थापना होती है, और 1946 से ये अपना काम करना शुरू करते हैं। ये मोटी मोटी बातें हैं। देन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो हम देखेंगे हेग में है, और हेग की जब हम बात करेंगे तो पता चलेगा नीदरलैंड में है। अब यहाँ पे कुछ सवाल आपके लिए, और वो कुछ इस तरह के कि आप सबको रखना है अपने पास एटलस, जिससे कि जैसे जिसे नहीं पता कि नीदरलैंड कहाँ पर है, हेग कहाँ पर है, नीदरलैंड का क्या कोई दूसरा नाम भी, क्या उसको हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको जानना चाहिए। क्लियर है, नहीं तो अगर हॉलैंड आ जाएगा तो आप कंफ्यूज ना हो जाए कि अरे ये वही नीदरलैंड है क्या। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए, अब इस जो कोर्ट है तो यहाँ पर कितने 15 जजेस होते हैं, और यहाँ पर अगर देखें जजेस को कैसे इलेक्ट किया जाता है, तो इन जजेस आर इलेक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल। इनके द्वारा ये इलेक्टेड होते हैं। इनका टेन्योर जो होता है 9 ईयर्स का होता है। ये दोबारा से रीअपॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, पुनः इनका चयन हो सकता है, दोबारा आ सकते हैं। और इंडिया के एक जस्टिस हैं जो दोबारा भी रहे, 2012 से लगातार है, वो अब नहीं है। तो देखिए इसमें क्या है, अब ये करता क्या है, तो यहाँ पे कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते, अलग अलग कंट्री से रिप्रेजेंटेशन होता है। भारत से भी मौका मिला, 3 बार भारत के जजेस गए, और एक बार तो पूरे उसके चीफ रहे हैं, जैसे हमारा सीजीआई है तो इस तरह से रहे वहां पर। अगर हम बात करें फंक्शंस की बात करें, तो ये क्या करता है कि 2 देशों के बीच में अगर किसी भी तरह के डिस्प्यूट हैं तो उनको, उस तरह के मामले यहाँ आते हैं और फिर उनसे संबंधित मामलों पर ये निर्णय देता है। अब आप पूछेंगे ये निर्णय कैसे देता है, क्या किसी एक देश के जो कोड है, लॉ है, उसके अकॉर्डिंगली देता है? तो नहीं, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, तो ये इंटरनेशनल लॉ जो बनाए गए हैं उनके आधार पर ये अपने डिसीजंस देता है। तो वो सभी देशों को, जो भी इसके मेंबर हैं, उनको मानना ही पड़ेगा। और सिर्फ इसमें वही लोग जा सकते हैं जो कि मेंबर हैं,
इस कोड के, इसके अलावा दूसरे लोग नहीं जा सकते हैं। सो अब आपको यहाँ पता चल रहा है कि दोनों पक्षों की सहमति से अदालत में मामला सुना जाता है, नहीं तो नहीं सुना जाएगा। दोनों पक्षों को और जब दोनों पक्ष सहमत हो गए तो ये क्या होगा, बाइंडिंग हो जाएगा। क्या हमारे इंडिया में इस तरह का जुडिशरी में कहीं है? लोक अदालतें, क्योंकि दोनों ही पक्ष वहां सहमत होते हैं कि हम दोनों जान के लोक अदालत में अपने मामले को रखेंगे और जो डिसीजन लोक अदालत देगा हम उसे मानेंगे। ठीक है, वो सबके लिए बाइंडिंग होता है। तो यही चीज फॉर्मूला यहाँ पे अपनाया गया। देन और देखते हैं ये क्या करते हैं। तो एडवाइजरी ओपिनियन में अगर देखें तो यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसी या फिर जनरल असेंबली है, कभी इनसे किसी तरह की एडवाइस मांगती है, ओपिनियन मांगती है। ये कुछ कुछ ऐसा नहीं लगता आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंशियल पावर क्या है, सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन लेता है, राय लेता है, बिल्कुल ये कुछ कुछ वैसे ही है। और जब भी ओपिनियन लिया जाएगा इट इज नॉट बाइंडिंग, ये बाध्यकारी नहीं होंगे। क्लियर है, ध्यान रखें। तो अब सिग्निफिकेंस की अगर बात आती है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या, महत्व क्या है, तो देखिए इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए ये बहुत जरूरी है। देन इसके अलावा क्या होगा, इट प्रमोट्स पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट बिटवीन कंट्रीज। दो देशों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है, दोनों लड़े जा रहे हैं तो किसी कोर्ट में जाएंगे, मध्यस्थ के पास जाएंगे, तीसरे पार्टी के पास जाएंगे, वो बोलेगा भाई देखो लड़ो मत। ठीक है, और ये सबसे अच्छा तरीका है डिस्प्यूट को सेटल करने का कि दोनों तैयार हो जाएंगे, क्योंकि अपना अपना ईगो होता है तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता है, इसीलिए अगर देखा जाए। सेकेंडली अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें और इसकी लिमिटेशंस देखें तो यहाँ पर वही कंट्रीज जा सकते हैं, कंट्रीज जा सकते, कोई भी एनजीओज या पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स यहाँ पर नहीं जा सकते। देन इसके अलावा एक चीज़ और है, इसके जो डिसीजंस होते हैं उसको मनवाने के लिए इसके पास अपनी कोई बॉडी नहीं है, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, इस चीज़ को समझ लीजिएगा। इसलिए कई देश क्या करते हैं, इसके डिसीजंस को भी ओबे नहीं करते हैं। ये भी समस्या आ जाती है कि भाई सम कंट्रीज एट टाइम इग्नोर आईसीजे डिसीजंस, तो मतलब उनको इग्नोर कर देते हैं, मानते नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गए, जैसे कि कुछ है इस तरह के एग्जांपल। कुलभूषण जाधव वाला जो मामला था इसको देखेंगे हम लोग। दैन रोहिंग्याज वाला मामला है, निकारागुआ वाला है। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई सामने वाला, जैसे कुलभूषण जाधव वाले में हमने मांगा कि डिप्लोमेटिक एक्सेस दे दो हमें, हमारा डिप्लोमेट जो है वो जाकर के कुलभूषण जाधव से मिले, बट नहीं दिया और उसको क्या किया इन्होंने, फांसी दे दी। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं इससे रिलेटेड। क्या इंडिया के इसके साथ रिलेशन कैसे हैं और कितने इंडियंस इस बॉडी के अंदर रह चुके हैं, तो ये भी देख लेते हैं हम लोग। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इंडिया के किस तरह का रोल है, किस तरह का है। तो अगर देखा जाए तो इंडिया इसका क्या है, एक फाउंडर मेंबर है, संस्थापक सदस्य है, राइट। और यहाँ पर जब फाउंडर मेंबर है तो सदस्य है ही है, और इंडिया इसके निर्णयों को मानता है, इसकी प्रक्रिया में भागीदारी निभाता है, और इंडिया कहता है कि ये जो काम कर रहा है बहुत बढ़िया कर रहा है। भारत के अगर कुछ प्रमुख मामले देखें तो 2017 से 19 के बीच में आया था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ये मामला चल रहा था। कुलभूषण जाधव ये एक व्यक्ति था, नेवी से रिटायर्ड पर्सनल था, लेकिन और ये अपना ट्रेडिंग करता था, मतलब व्यापार करता था, किसी काम के सिलसिले में ये जाता है पाकिस्तान। इसके ऊपर एलिगेशन लगाया जाता है कि ये यहाँ पर स्पाई के तौर पे काम कर रहा है, इंडिया रॉ का स्पाई है, जासूस है, राइट। टाइगर नहीं था इसलिए बेचारा मर गया वो। चलिए अब यहाँ पर अगर आता है, टाइगर तो देखी ना आपने, चलिए ठीक है। कई बार मैं बीच में बोल जाऊँ तो पूछ लेकर आपने बोला क्या, अगर आपने देखी तो आप टाइगर से कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो भारत ने यहाँ पर कहा कि भाई इसको डिप्लोमेटिक एक्सेस नहीं दिया गया। ठीक है, काउंसलर एक्सेस या डिप्लोमेटिक एक्सेस इसको नहीं दिया, कि जो इंडियन काउंसलर होते हैं, जो डिप्लोमेट्स होते हैं, उनको मिलने नहीं दिया गया। इस पर एक मूवी भी बनी, आप लोगों को मालूम है, सरबजीत नाम से मूवी बनी है, देखिए। ये कुलभूषण जाधव अलग है और सरबजीत मामला अलग है, ध्यान रखिएगा। लेकिन चलिए, तो यहाँ पर पाकिस्तान को बोला कि भाई दे दीजिए इनको, लेकिन और क्या कीजिए, पुनर्विचार कीजिए, रिव्यू कीजिए उसको जो आप सजा दे रहे हैं, लेकिन कोई भी बात नहीं मानी भारत की। क्लियर है, ध्यान रखें। देन इसी तरह का मामला आया था, बहुत पुराना मामला है 1955 का। हम सब जानते हैं कि गोवा पुर्तगीज की कॉलोनी था, और फिर यहाँ पे जब वो चले जाते हैं, या सॉरी चले तो अभी इस वक्त नहीं है, काफ़ी लेट जाएंगे, तो यहाँ हम देखेंगे कि वो कहते हैं कि हमें डिफेंस या मिलिट्री एक्सेस दो जाने के लिए, परिवहन के लिए। तो उनको मना कर दिया, बोला अगर आपको सिविल चाहिए, नागरिकों को आना जाना, हम उसके लिए देंगे, कोई आपकी सीमाएं नहीं रोकेंगे। ठीक है, क्योंकि वो तो तटीय है, या तो आप समुद्र से जाओ, लेकिन कहीं और जाना है इंडिया के किसी पार्ट में तो कहते हैं हम नहीं देंगे। तो राइट ऑफ पैसेज की डिमांड की थी, बट इंडिया ने कहा कि भाई देखो तैयार है। और फिर यही सेम बात
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप चाहते कि सैन्य आवाजाही, तो इसके लिए किसी भी तरह की परमिशन नहीं होगी, बट अगर आप चाहते सिविलियंस के लिए, तो उन्होंने कहा राइट सिविलियंस के लिए है। क्लियर है? अब यहाँ पर ये चीज देख लेते, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं यहाँ से भी। भारत के पहले जो जजेस थे, अगर जज थे जो बी एन राव, ये गए थे पहले जज बन के। देन उसके बाद देखते हैं जस्टिस नागेंद्र सिंह जाते हैं, 85 से 88 तक रहते हैं, और यही वहां पर चीफ जस्टिस बने थे। फिर यहाँ देखें तो जस्टिस दलबीर भंडारी का अगर देखें, तो ये लगातार अगर देखें तो अब तक हैं, और दूसरी बार भी ये वहाँ पे निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, तो 9 साल का टेन्योर होता है, तो अब देखें 2012 से अब तक लगातार, क्योंकि दोबारा 2020 में फिर से इलेक्ट हो गए हैं, तो अब कब तक रहेंगे ये? 9 साल का टेन्योर होता है, 29 ईयर्स का टेन्योर होता है। ये भी कुछ रहा होगा, कुछ इशू, 8 साल जो दिख रहे हैं आपको, जैसा लग रहा है। ठीक है, दोबारा से इलेक्ट हुए होंगे वो। ठीक है, अब अगर ये चीज़ें हम चर्चा जो यहाँ पे कर रहे हैं, तो हमें पहुँचना था यहाँ पर। ठीक है,